Hello friends, good evening. Everyone please confirm audio and video is okay. Everyone please confirm audio and video is okay. कमेंट को जूम करो. चलिए. So now we are going to start a new subject that is for design of steel structure and हम लोग इस सब्जेक्ट को जो कवर करेंगे वो गेट एंड ईएसी दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग द सब्जेक्ट कि इसमें जो है हम लोग कौन कौन सा पार्ट कवर करने वाले हैं, कौन सा पार्ट गेट के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा पार्ट ईएससी के लिए है और कौन कौन से मेथड से हम लोग इसको सोल्व करने वाले हैं, वो सारा मैं आपको एक बार डिटेल में आइडिया दे देता हूँ कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमें एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करवाएं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के अंदर. तो हम जो सिलेबस कवर करेंगे वो कवर करेंगे दैट इज द इंट्रोडक्शन एंड इट इज द वेरी बेसिक. अगर मैं ईएससी अगर मैं इसको गेट के अलावा बाकी किसी एग्जाम में अगर देखता हूँ, गेट के अलावा अगर मैं बाकी किसी एग्जाम में देखता हूँ तो इंट्रोडक्शन पार्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गेट का एक जो पैटर्न है वो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है, तो इंट्रोडक्शन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते. बट बाकी सारे पेपर में चाहे वो ईएससी हो, आईएएस हो, आईएफएस हो, एसएससी, जेईएन, एईएन, कोई सा भी हो, इंट्रोडक्शन से पूछा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट आता है कनेक्शन. कनेक्शन से ऑनवर्ड्स हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो कवर करेंगे डब्ल्यूएसएम एंड एलएसएम दोनों मेथड से. डब्ल्यूएसएम और एलएसएम दोनों मेथड से. अगर दोस्तों आपका टारगेट जो है वो ओनली गेट है, अगर आपका टारगेट ओनली गेट एग्जाम है, देन आप स्टील स्ट्रक्चर में और आरसीसी स्ट्रक्चर में जो प्रॉब्लम सोल्व करेंगे वो प्रॉब्लम बनाएंगे आप लोग ओनली एलएसएम से, क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहे हैं गेट के अंदर वो एलएसएम से ही आ रहे हैं, डब्ल्यूएसएम से नहीं आ रहा है. लेकिन अगर बाकी एक्सेप्ट गेट एग्जाम अगर मैं देखता हूं तो बाकी दोनों एग्जाम के अंदर दोनों मेथड से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एईएन, जेईएन, एसएससी वगैरह या ईएससी या आईएएस, आईएफएस, कोई सा भी पार्ट ले लो, उसमें दोनों मेथड से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं. ठीक है ना. तो अगर आपका टारगेट ओनली गेट है तो आपको एलएसएम को ज्यादा ध्यान में देते हुए करना है, और बाकी एग्जाम भी हैं तो फिर दोनों मेथड से आपको करना है. अब हम देखेंगे रिवेटेड कनेक्शन. रिवेटेड कनेक्शन ओनली डब्ल्यूएसएम के अंदर है, एलएसएम के अंदर है ही नहीं, तो इसका मतलब रिवेटेड कनेक्शन से एलएसएम में क्वेश्चन नहीं आएंगे. प्रीवियस ईयर अगर आप बना भी रहे हैं तो फिर रिवेट का ना बनाइए, नहीं आने वाला है. ये दोनों मेथड जो है वो डब्ल्यूएसएम, ये दोनों जो है, अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर बात करता हूं तो ये जो पॉइंट हो जाएगा जो हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज बोल्टेड कनेक्शन. जनरली बोल्टेड कनेक्शन जो होता है वो बोल्टेड कनेक्शन जो है वो एलएसएम में डिजाइन होता है. जनरली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डब्ल्यूएसएम में भी इसको डिजाइन किया गया, बट इतने ज्यादा लेवल पे नहीं, वहां रिवेट पे ज्यादा फोकस किया गया था. वेल्डेड कनेक्शन दोनों मेथड से, डब्ल्यूएसएम और एलएसएम. एंड किसी भी एग्जाम के लिए ये वाला जो टॉपिक है कनेक्शन, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज फोकस, इसको बहुत अच्छे से जो है आपको करना है. नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास में इसेंट्रिक कनेक्शन. नेक्स्ट आ जाएगा इसेंट्रिक कनेक्शन. दिस इज आल्सो द इम्पोर्टेंट, ये भी तुम्हारे लिए जो एग्जाम में है वो इम्पोर्टेंट होगा. इसेंट्रिक कनेक्शन ये भी हम लोग जो है सोल्व करेंगे. डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर, ये एलएसएम और डब्ल्यूएसएम दोनों से होगा, इसको भी हम लोग जो है कंप्लीट डिटेल में देखेंगे. एंड अगेन दिस इज द अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एज द कनेक्शन पार्ट. जितना कनेक्शन पार्ट इंपॉर्टेंट है सेम उतना ये भी इंपॉर्टेंट है. और स्टील में अगर हम देखें तो दिस पार्ट इज वेरी, आई मीन इसको हम बोल सकते हैं अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज्यादा समझना है, सीखना है और जानना है, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के हैं जहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है. सो दैट इज द वाई कि जब हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे, सो इट रिक्वेस्ट टू ऑल कि आप लोगों को कुछ भी लिखा रहा हूं मैं तो आप लोग उस पर हर पॉइंट पे क्वेश्चन करिए कि सर ऐसा क्यों है, किस लिए है. बिकॉज हम लोग ईएससी का भी मैटर देख रहे हैं. अगर गेट का होता तो हम क्यों है उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते. देन हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज डिजाइन ऑफ फ्लेक्सर मेंबर. और फ्लेक्सर मेंबर के अंदर ये तीनों टॉपिक जो हैं, डिजाइन ऑफ बीम, डिजाइन ऑफ प्लेट गर्डर एंड द डिजाइन ऑफ गेंट्री गर्डर,
दीज बेसिकली आर फॉर द ईएससी। अगर मैं कहूँ एक्सेप्ट गेट एग्जाम तो गलत नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो ईएससी में आते हैं, गेट के अंदर इतना नहीं आता है। बीम से ओनली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो या तो सेक्शन मॉडुलस निकालने का पूछा गया है, या बेंडिंग स्ट्रेंथ पूछा गया है, या फिर अगर मैं देखता हूं तो बीम में लो शियर केस और हाई शियर केस क्या होता है वगैरह, ऐसा कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए। प्लेट गर्डर के क्वेश्चन कोई टाइम पहले पूछे जाते थे, अब नहीं आ रहे हैं। सो इसको इतना ज्यादा गेट पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस नहीं करना है, बट बाकी एग्जाम के अंदर ये आता है। डिजाइन ऑफ द रूफ ट्रस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी 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 कंसेप्चुअल टॉपिक। इस टॉपिक के न्यूमेरिकल जो है, देखिए थ्योरी जो है नॉर्मली सबसे बन जाएगी, बट इसके न्यूमेरिकल उसी से बनेंगे जिसको सब्जेक्ट का आइडिया हो चुका होगा, क्योंकि इस टॉपिक तक आते आते हम लोग सारे मेंबर को देख चुके होंगे, कैसे लोड लगाते हैं, कैसे लोड को रजिस्ट करता है, एवरीथिंग। सो यहाँ पे आपकी पूरी एप्लीकेशन जो है वो लगेगी, राइट। And this is the very 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 important topic, that is this is the one, plastic analysis, very important topic from all exam point of view। चाहे आप कोई सा भी पेपर दो, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब मैं यहाँ पे इस सब्जेक्ट को बाइफरिकेट कर देता हूँ। पूरा स्टील स्ट्रक्चर पूरा स्टील स्ट्रक्चर मतलब डिजाइन ऑफ रूफ ट्रस तक जो मैं लिखा हूँ, डिजाइन ऑफ रूफ ट्रस तक जो मैं लिखा हूँ, उसका जो वेटेज है इस एक टॉपिक के वेटेज के बराबर है। तो ये जो टॉपिक है वो आपको हर हाल में बनना ही होगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो अच्छा, ये प्लास्टिक एनालिसिस जो है वो WSM या LSM से नहीं है, ये खुद अपने आप में एक अलग मेथड है, अल्टीमेट लोड मेथड। उसी को हम लोग जो है प्लास्टिक एनालिसिस भी बोलते हैं, और उसका एक अपना एक नेचर है जिसको लेके हम लोग बात करते हैं इस पे, राइट। सो दिस इज द सिलेबस जो है आपको हम लोग जो कवर करने वाले हैं। अब सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले जो है आप लोगों को कुछ बातें ध्यान रखनी है। दिस इज द सब्जेक्ट syllabus which I will cover in the coming classes, okay। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, वो क्या क्या है। सबसे पहली बात कि क्योंकि आप गेट और ईएसी दोनों का तैयारी कर रहे हैं, तो ईएसी के लिए आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हर स्टेटमेंट का आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि सर ये आपने क्यों लिखवाया, किस लिए लिखवाया, और क्या ये हर जगह वैलिड है क्या, मतलब आपको उसकी हर नॉलेज पता होनी चाहिए। और जिस तरीके से ईएससी का लेवल बढ़ा है तो उसके लिए तो आपको हर हाल में बनना ही बनना होगा। अगर आप वाकई रैंक चाहते हैं, मैं रैंक का मतलब टॉप 10 या टॉप 20 की बात कर रहा हूँ, बाकी तो खैर वो अलग चीज है। अगर आप ओनली गेट का सोच रहे हैं तो आपको क्यों पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जनरली आपको न्यूमेरिकल अप्रोच पता होनी चाहिए, बेसिक उसका आइडिया होना चाहिए, और उतना काफी है। हर एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है, उसी को लेके हम बात करते हैं। तो पहली चीज कि चूंकि हम दोनों सब्जेक्ट को लेके कर रहे हैं तो आपको हर हाल में हर एक पॉइंट को समझना होगा। दूसरी चीज कि आपको जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता जा रहा है आपको उसी हिसाब में PYQ बनाते जाना है। जो यहाँ से मटेरियल प्राप्त आपको मिला है उसको सोल्व करते रहना है। जिस भी क्वेश्चन में डाउट होता है सेंड इट टू मी ऑन द जो भी आपका ऐप है उस पर सेंड करिए, आई विल आंसर यू, एंड मेक श्योर कि आपको क्वेश्चन बने ही बने। ये स्टील स्ट्रक्चर है दोस्तों, मैं आपको फिर बता दूं, अगर आपको बेसिक पार्ट क्लियर नहीं हुआ तो इट गोइंग टू बी वेरी टफ, क्योंकि ये एक तरीके से प्योर एप्लीकेशन है सोम, एंड प्योरली एप्लीकेशन सोम का ही है, टोस इतना नहीं लगता, बट प्योर एप्लीकेशन सोम का है। सो आई रिक्वेस्ट है कि आप सब लोगों को अगर सोम नहीं बनता है तो पहले उसको कोशिश करिए कि बनाएं, क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर इतना ज़्यादा जरूरी नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है, स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, बकलिंग क्या होती है, फ्लेक्सर क्या होते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनता है, शियरिंग स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनता है, किस सेक्शन के लिए क्या क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। एंड सारे सेक्शन के, सारे बीम के अलग अलग लोडिंग के लिए आपको SFD BMD क्या होता है, कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम होता है, व्हाट इज द शेप ऑफ दैट वन, ये सारी चीज पता होनी चाहिए। एंड आल्सो अलोंग विथ कि आपने जब सोम के अंदर देखा होगा, सोम में नहीं है तो स्ट्रक्चर में आपको बता देंगे कि जब किसी बीम पे लोड लगता है तो लोड की डायरेक्शन में उसका इफेक्ट क्या होता है, लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका इफेक्ट क्या होता है, कहाँ पे शियर आता है, कहाँ पे ट्विस्टिंग आता है, और बेंडिंग भी हो रहा है तो किधर बेंडिंग हो रहा है,
लॉन्गिट्यूडनल बेंडिंग है या लेटरल बेंडिंग है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. So these are very basic, and these topic which I have just now mentioned, all these will use frequently in this subject. So request to all, please go through this SOM जो आपका हो चुका है, and उस पर फोकस करिएगा. राइट, अभी आपके पास 1-2 दिन का टाइम है, अपना क्लास का टाइमिंग भी थोड़ा अभी कम है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है कि ये सारी चीजें मैं फ्रिक्वेंटली यूज करूंगा. तो पहली चीज आपको बेसिक पे ज्यादा ध्यान देना. दूसरी चीज ये कि अगर मान लीजिए किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, कि जैसे मान लीजिए मैंने कुछ भी आपको पॉइंट लिखवाया, उसमें सही नहीं समझ में आया, दिमाग में एक तरीके से ना एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर होती है, वो नहीं बनी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसे समझ नहीं आया. ये ऑनलाइन क्लास है, यहाँ कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए. आप अपने रूम में बंद हैं, लैपटॉप या मोबाइल आपके सामने, बेहिचक लिखिए सर नहीं समझ में आया. आई विल एक्सप्लेन टिल देट कि आपको समझ में ना आए, जब तक समझ आ जाए मैं उस तब तक एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है. एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जनरली मैं थोड़ा पढ़ाने का तरीका जो मेरे पुराने स्टूडेंट उन सबको पता है कि मेरा जो है वो लर्निंग वाला पार्ट ज्यादा है, यानी कि सीखने वाला पार्ट और सिखाने वाला पार्ट. तो उसके लिए जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ उसका आंसर देना है, डजंट मैटर राइट और रॉन्ग. इफ सपोज आई आस्क यू व्हाट इज द 1+1, व्हाट इज द 1+1, तो मैं जानता हूं कि ये सब लोगों को पता है आंसर कि 2 होता है, बट आई एम वेरी श्योर कि काफी सारे लोगों को ये नहीं पता कि 1+1 2 ही क्यों होता है. 2 होता है ये सबको पता है, एसएससी यही मांगता है कि एसएससी क्या बोलता है कि 1+1 कितना 2 आ गया. कब होता है कब नहीं होता है ये चीजें ईएससी के अंदर बात होती है. मतलब एक बेसिक एग्जांपल से बताया. तो हर टॉपिक को आपको इस तरीके से जानना है कि वो कहाँ वैलिड है कहाँ नहीं है. अगर वैलिड है तो किस सर्कमस्टेंसेस में है, अगर कुछ चेंज कर दें तो क्या इफेक्ट होगा. ये सारी चीजें अगर आप जान लोगे तो ही आपका सब्जेक्ट जो है परफेक्ट बनेगा. अदरवाइज एक फॉर्मेलिटी होगी सब्जेक्ट को खत्म करने में. ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ये अच्छे से ध्यान देना है कि जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसको ध्यान में रहे, और क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग उसका आंसर देंगे. चलिए, सो प्लीज जितने भी लोग लाइव हैं प्लीज कंफर्म कि जो मैंने अभी आपको चीजें बताई हैं कि एक तो इंटरेक्शन करना मैंडेटरी है सारे बच्चों को. दूसरा, सोम को आप एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे आज और कल के अंदर. तीसरा, रेगुलर रहेंगे क्लास में. टुडे क्लास लेट हो गया कुछ टेक्निकल की वजह से, बट मेक श्योर कि मेरा क्लास 4 o'clock मीन्स 4 o'clock स्टार्ट होगा. इट विल नॉट लेट बाय सिंगल मिनट. ओके, सो प्लीज कंफर्म एवरीवन. आई थिंक कोई इश्यू नहीं होगा किसी को. चलिए, तो अब इसमें जैसे में सब्जेक्ट खत्म होगा अपना, जैसे अपना सब्जेक्ट खत्म होगा सॉरी, जैसे सब्जेक्ट खत्म होगा तो मैं उसका इस सब्जेक्ट का वेटेज भी बता दूंगा और इस सब्जेक्ट को बाइफिकेट भी कर दूंगा कि भाई ये टॉपिक में से ये वाला पार्ट करना है. लेकिन जब तक सब्जेक्ट खत्म नहीं होगा तब तक ना तो मैं इसका वेटेज आपको बता रहा हूँ. वेटेज नहीं बताने के पीछे लॉजिक इतना सा है कि आप इस सब्जेक्ट को मान के चलो बहुत अच्छे लेवल पे आएगा. ईएससी में कुछ फिक्स नहीं पैटर्न होता है. स्टील से अगर 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो एक भी नहीं आता है, तो वहां वेरिएबल है. ठीक है ना, तो अभी हम मान के चलेंगे कि सारा कुछ जो है वो क्लियर है अपना. चलिए, दैट्स गुड. ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट. सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग देखते हैं क्या होगा इंट्रोडक्शन में. ओके, इंट्रोडक्शन के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास दैट इज यहाँ पे हो जाएगा दैट इज सबसे पहले अगर हम देखें डिजाइन ऑफ सेल स्ट्रक्चर के अंदर, तो इसमें क्या होगा, डिजाइन ऑफ सेल स्ट्रक्चर के अंदर, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर. तो अगर मैं स्ट्रक्चर को सिंपल अगर डिफाइन करता हूं तो व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रक्चर. हाँ जी,
आप लोग स्ट्रक्चर से क्या समझते हैं? जो आपको बनता है वो आंसर दीजिए। स्ट्रक्चर लाइक जो भी आप रूम में बैठे हैं वो अपने आप में एक स्ट्रक्चर है, जो भी आप बिल्डिंग देखते हैं वो अपने आप में स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर से आपका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रक्चर? सिंपल, एवरीवन राइट कि ये क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रक्चर? चलिए, सो एवरीवन प्लीज आंसर। देखिए आप लोग आंसर देंगे तो ही इसमें मजा आएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं दोस्तों, तो स्ट्रक्चर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ members, it is combination of members which is designed for specific purpose, अगर मैं स्ट्रक्चर का डिफाइन करता हूं, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर्स विच इज डिजाइन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अब इसको समझे, स्ट्रक्चर क्या होता है। मान लीजिए आप एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं और कोई भी ओनर आपके पास आता है और वो बोलता है कि मुझे एक स्ट्रक्चर बनवाना है। देन व्हाट विल बी योर फर्स्ट क्वेश्चन टू हिम हर जो भी रहता है, आपका पहला क्वेश्चन क्या होगा उससे? पहला क्वेश्चन आपका ये होगा कि भाई किसके लिए बनाना चाह रहे हैं? हॉस्पिटल है, गैराज है, गोदाम है, स्कूल है, लेबोरेटरी है, मॉल है, क्या बनाना चाह रहे हैं? वाई यू वॉन्ट टू नो? आप एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, आप उस स्ट्रक्चर का पर्पस क्यों जानना चाह रहे हैं? क्योंकि स्ट्रक्चर पे जो भी लोड होता है, स्ट्रक्चर पे जो भी लोड होता है, स्ट्रक्चर पे जो भी लोड होगा, वो लोड यानी कि डेड एंड लाइव लोड आर टेकन corresponding to IS 875 part 1 and 2, corresponding to IS 875 part 1 and 2। यानी कि जैसे ही आपको पर्पस पता लग जाएगा तो उस पर्पस से आप जो है डेड एंड लाइव लोड का वैल्यू आपको मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि भी IS 875 पार्ट 1 में डेड लोड दे रखा है और पार्ट 2 के अंदर लाइव लोड दे रखा है, और आपने इस कोड को पहले से पता है क्योंकि आप एक इंजीनियर हैं, तो आपके पास में लाइव लोड का वैल्यू पता लग जाएगा। तो बेसिकली बात क्या हुई? बात ये हुई कि भाई मुझे जैसे ही पता लगा कि भाई स्ट्रक्चर का पर्पस क्या है, तो पर्पस का मतलब मुझे लोड का वैल्यू मिल गया। क्या मिल गया? लोड का वैल्यू मिल गया। और वही मैं चाहता हूं, क्योंकि मुझे किसी भी मेंबर को अगर डिजाइन करना है, चाहे वो बीम है, कॉलम है, स्लेब है, फाउंडेशन है, तो मुझे सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है कि भी किस लोड के लिए करूं। तो वो लोड का वैल्यू जो है आपको यहां से पता लग गया। अब आपके पास में लोड का वैल्यू पता है, और उस लोड को ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या करना है? मेंबर को डिजाइन करना है। आपको क्या करना? मेंबर को डिजाइन करना है, राइट। किस लोड को ट्रांसफर करने के लिए? इस लोड को ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या करना है? मेंबर को डिजाइन करना है। अब मेंबर कौन कौन से? मेंबर बीम है, कॉलम है, स्लेब है, फुटिंग है, कुछ भी मान सकते हैं जो स्ट्रक्चर में लगता है। तो ये जो मेंबर है वो मेंबर किस किस से मिलके बने हो सकते हैं? अगर मैं मेंबर की बात करता हूं तो भाई मेंबर मेरे पास में बीम है, कॉलम है, स्लेब है, फुटिंग है, ईटीसी मान लेता हूं। ये जो मेंबर है ये किस किस से मिलके बने हो सकते हैं? ये जो मेंबर मिलके बने हो सकते हैं, ये हो सकते हैं तुम्हारे पास में, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले जो बनते थे मड से बनते थे, उसके बाद में बनना शुरू हुए सीमेंट से, उसके बाद में सीमेंट से, स्टोन से, वुड से,
और उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ये वुड से हो गया, देन कंक्रीट से, देन हम बात करें इसको तो ये हो जाएगा कंक्रीट से, फिर हमने आरसीसी डिजाइन कर दिया, फिर हमने स्टील जो है स्टील से स्ट्रक्चर बनाने लग गए, स्टील से हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रक्चर बनाने लग गए। नए मटेरियल की बात करता हूं तो CFRP, नए मटेरियल की अगर मैं बात करता हूं तो CFRP, और ये हो जाएगा GFRP। इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन फाइबर, कार्बन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा तुम्हारे पास दैट इज कार्बन फाइबर, फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर, पॉलीमर, और ये हो जाएगा ग्लास फाइबर ये हो जाएगा ग्लास फाइबर, ग्लास फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर। उसके बाद में अगर नया मटेरियल और देखें तो ये हो जाएगा कोल्ड फॉर्म स्टील, कोल्ड फॉर्म स्टील, इससे भी जो स्ट्रक्चर बनने लगे हैं अभी। ये तीनों नए हैं जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं होगा, बट हम लोग ये तो जरूर जानते हैं, हम लोग ये तो जरूर जानते हैं कि भी स्ट्रक्चर जो बनता है, स्ट्रक्चर का मतलब जो मेंबर जो बनते हैं वो इनमें से किसी से भी बने हो सकते हैं। बीम, कॉलम, स्लेब, ETC ये जो है वो किसी से भी मिलकर बने हो सकते हैं। यहां पे हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि वो मेंबर जो ओनली स्टील से मिलके बना है, आरसीसी नहीं, ओनली स्टील, मतलब मेंबर पूरा का पूरा स्टील का है, उसमें कोई भी मटेरियल अलग से नहीं लगा है। तो हमारा जो कंसर्न होगा इस पे, हमारा जो कंसर्न होगा इस पे कि भाई ये जितने भी मेंबर हैं, ये जितने भी मेंबर हैं वो मेंबर किससे बने, ओनली स्टील से बने हैं। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि भाई इस लोड को ट्रांसफर करने के लिए, इस लोड को ट्रांसफर करने के लिए जो मुझे मेंबर बनाने हैं, ये वाले मेंबर, वो मेंबर किससे बने होंगे, वो मेंबर बने होंगे ओनली स्टील से। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है कि भाई मुझे लोड पता है और मेंबर का मटेरियल भी पता है कि भाई ये जो मेंबर है वो स्टील से बनेगा। और जब मैं स्टील के मेंबर देखता हूं तो स्टील के मेंबर देखता हूं तो मुझे क्या करना है, उसको डिजाइन करना है। अब डिजाइन करने का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द डिजाइन, व्हाट डू यू मीन बाय द डिजाइन। आपका आरसीसी हो चुका है, मैंने ही करवाया था इसके अंदर आरसीसी जो है वो। तो आरसीसी के अंदर डिजाइन का मीनिंग क्या होता है, अगर मैं जनरल बात करता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय द डिजाइन, व्हाट डू यू मीन बाय द डिजाइन। हाँ जी, कोई भी आंसर देना चाहेगा इसका व्हाट डू यू मीन बाय द डिजाइन, व्हाट डू यू मीन बाय द डिजाइन। तो दोस्तों मेरे पास में डिजाइनिंग के लिए जनरली दो ही सब्जेक्ट हैं, हालांकि हम लोग एनवायरमेंटल में भी हम लोग सेडिमेंटेशन टैंक वगैरह को डिजाइन करते हैं, कैपेसिटी कितना क्या होगा, बट वो एक अलग बात है। बट जनरली हम लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं डिजाइनिंग में, वो बात करते हैं या तो स्टील का स्ट्रक्चर है या फिर आरसीसी का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हमारे पास में डिजाइनिंग के लिए जनरली दो ही सब्जेक्ट है, वन इज द आरसीसी एंड अनदर इज द स्टील। तो दोस्तों डिजाइनिंग का जो मतलब होता है वो क्या है, तो अगर मैं यहाँ पे डिजाइन का मतलब देखता हूं तो डिजाइन का मतलब होता है दैट इज डिजाइन, डिजाइन का मतलब आरसीसी के अंदर एक ही चीज, दो चीजें होती हैं कि आपको गिवन लोड के लिए गिवन लोड और कंडीशन के लिए आपको मेंबर का क्या करना है, आपको मेंबर का मिनिमम डायमेंशन जो है वो फाइंड करना है, आपको मेंबर का क्या करना है, मिनिमम डायमेंशन फाइंड करना है कि भाई उस लोड को ट्रांसफर करने के लिए मुझे कम से कम कितना डायमेंशन देना है, ये आपको पता होना चाहिए, वो आपको कैलकुलेट करना है। जब आपके पास में डायमेंशन आ जाता है तो उस डायमेंशन के लिए आपको क्या करना होता है, एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना होता है। अगर आपके पास में सिंगली बीम है, अगर आपके पास में सिंगली बीम है तो ओनली एएस आ जाएगा, और अगर डबली बीम, डबली सेक्शन बनता है, डबली सेक्शन बनता है तो ये AST और ASC दोनों आ जाएगा, इसमें ST आएगा, इसलिए मैंने ओनली यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील लिखा AS। अगर सिंगली सेक्शन बनता है तो ओनली ST आएगा, डबली बनता है तो AST और ASC दोनों आ जाएगा। ये हो गया आरसीसी के अंदर डिजाइन का मीनिंग, और आरसीसी मैंने ही करवाया और ये सारी चीजें आप लोगों ने करी हैं। अब आते हैं स्टील स्ट्रक्चर के अंदर। स्टील के अंदर अगर मैं देखता हूं तो आरसीसी का इसका मतलब क्या है, अगर मैं स्टील स्ट्रक्चर में डिजाइन का मीनिंग देखना चाहता हूं तब इसका मतलब क्या है।
इसका मतलब क्या है? तो भाई आरसीसी के अंदर हम तो कोई सा भी किसी भी डायमेंशन का मेंबर बना सकते हैं साइट पे, चाहे 200 बाय 300 का बीम हो, कॉलम हो, कुछ भी हो, बना सकते हैं किसी भी शेप के अंदर। बट स्टील स्ट्रक्चर के अंदर जो मेंबर हम देखते हैं, आप लोगों ने ट्रस को देखा होगा या जो है बीम गर्डर जो लगी होती है वो देखा होगा, तो वो मेंबर साइट पे नहीं बनाए गए, वो मेंबर कंपनी के अंदर ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, अलग अलग डायमेंशन में, अलग अलग क्रॉस सेक्शन में, अलग अलग डायमेंशन में और अलग अलग क्रॉस सेक्शन में। आपको क्या करना होता है कि गिवन कंडीशन और सिचुएशन के लिए, सुनना ध्यान से, आपको क्या करना होता है, गिवन कंडीशन और सिचुएशन के लिए कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन, यानी कि एंगल सेक्शन, चैनल सेक्शन, आई सेक्शन, प्लेट, सीट, बार, रोड, कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा सूटेबल है, वो मेंबर आपको सेलेक्ट करना है। दैट इज द ओनली थिंग। आई एम गोइंग टू रिपीट माय स्टेटमेंट। In the design of the steel structure, what basically we are doing as a design, that is to select a suitable section, to select a suitable section. So in the steel structure हम लोग जो करते हैं वो क्या करते हैं, to select a suitable, to select a suitable section, suitable section. तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं दोस्तों, अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, तो भाई मेरे पास में यहाँ पे एक तो सेक्शन वर्ड आ गया, एक सूटेबल हो गया और एक सिलेक्शन हो गया। इन तीनों वर्ड को डिटेल में आपको जानना है, तीनों वर्ड को डिटेल में जानना है कि सेक्शन कौन कौन से हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टी है, किस प्लेन में स्ट्रोंग है, किस प्लेन में वीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उस सेक्शन को सेलेक्ट कर पाएंगे ना। भाई अगर मैं आपको बोलता हूं कि एंगल सेक्शन के बारे में आपको सारी चीजें पता है कि भाई ये इस प्लेन में या इस एक्सिस के अबाउट ज्यादा लोड ले पाएगा, when you know this thing then only you can use that member in that plane जिसके अंदर ज्यादा लोडिंग आ रही है। तो किसी भी सेक्शन का किस प्लेन में ज्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो आपको पता होना चाहिए। मींस अबाउट द सेक्शन जो भी आपको दे रखे हैं सारी डिटेल पता होनी चाहिए कि भी कौन सा मेंबर किस में ज्यादा सुटेबल है। तो जैसे ही आपको सेक्शन के बारे में पता लग जाएगा तो वो सेक्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं सूटेबिलिटी के करस्पॉन्डिंग। अब सूटेबल कैसे होगा, तो वो चीजें आपको धीरे धीरे आगे पता चलेगी, कंडीशन क्या क्या होती हैं वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वापस डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूं तो डेफिनेशन में क्या हो गया, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर्स विच इज डिजाइन फॉर स्पेसिफिक पर्पज। पर्पज मीन्स कि मुझे डेड एंड लाइव लोड का वैल्यू मिल गया, तो जब लोड मिल गया तो मैं मेंबर को डिजाइन कर सकता हूं। मेंबर कौन से, ये वाले मेंबर, ये मेंबर किससे बने, स्टील से बने हैं, तो मुझे क्या करना, डिजाइन करना है। तो स्टील स्ट्रक्चर में डिजाइन का मतलब मार्केट में पहले से सेक्शन बना बनाया तैयार पड़ा है, आपको ये बताना कि ये वाला सेक्शन बेटर है, इसको ले लो। अब वो बेटर कैसे हैं, मतलब सुटेबल कैसे हैं, वो चीजें आगे हम देखेंगे अलग अलग टॉपिक के अंदर। टेंशन मेंबर है, कंप्रेशन है, फ्लेक्सर है, तो उसमें हम देखेंगे। तो मान लीजिए हमने मेंबर को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने का मतलब हमने उसको डिजाइन कर लिया, सेलेक्ट करने का मतलब हमने उसको डिजाइन कर लिया, सेलेक्ट करने का मतलब हमने उसको क्या कर लिया, डिजाइन कर लिया। तो हमने उसको डिजाइन कर लिया। अब क्या हुआ कि भाई मैंने बीम के तौर पे एक मेंबर ले लिया, कॉलम के तौर पे एक मेंबर ले लिया और स्लैब के तौर पे वगैरह सारा मेंबर मैंने ले लिया। नाउ व्हाट आई वांट टू कंबाइंड ऑल दीज मेंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन। एक छोटा सा क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या समझते हो? आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम के अंदर हालांकि आरसीसी का है, तो उस रूम को अगर आप ध्यान से अगर देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको बीम और स्लेब जुड़ी हुई दिख रही है, कहीं ना कहीं आपको बीम और कॉलम जो है कनेक्टेड दिख रहा है। नाउ टेल मी
जहां पे कनेक्शन हो रहा है, दो मेंबर एक साथ जुड़ रहे हैं, वहां क्या ऐसा हो रहा है कि वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन में है? टेल मी, एवरीवन आंसर प्लीज। अगर सोम नहीं पढ़ा है तो समझ आ जाएगा। अगर आपको जहां कहीं पे भी किसी भी नोटेशन में जो सोम का है अगर नहीं समझ आ रहा, राइट इन द चैट बॉक्स सर, ये तो बेस, इसका बेस ही नहीं पता, आई विल एक्सप्लेन। बट जब तक आप चैट बॉक्स में नहीं लिखोगे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, ये मानते हुए कि आपको बनता है। हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय द व्हाट डू यू मीन बाय द कॉम्बिनेशन? आंसर प्लीज। इक्विलिब्रियम, सुटेबिलिटी मीन हो रहा है। और कोई? और कोई? एनीवन? एनीवन? मैं आपको फिर बोल देता हूँ क्लियरली, हालांकि रिकॉर्डिंग फॉर्म में रहेगा, क्लियरली बोल देता हूँ, अगर रेस्पॉन्स नहीं रहा, इंटरेक्शन नहीं रहा, तो फिर सिंपल आपको मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा, सिखाना नहीं, और आपको पता भी नहीं लगने दूंगा। ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले नहीं है, सीखने वाले हैं। सो इट रिक्वेस्ट टू ऑल, एवरीवन प्लीज आंसर, ये आप लोगों के लिए ही है, ठीक है ना? सो प्लीज आंसर। व्हाट डू मीन, आई मीन कॉम्बिनेशन को देखो क्या ऐसा लग रहा है। तो कॉम्बिनेशन को अगर मैं देखता हूं तो मान लीजिए मेरे पास में बीम और कॉलम कहीं पे आपको दिख रहा होगा, जस्ट वहां पे देखिए और सोचिए क्या हो रहा है। तो अगर मैं थोड़ा सा वहां पे सोचता हूं तो वहां पे मुझे क्या ऐसा लग रहा है, वहां पे मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि कोई सा भी लोड लगे, कोई सा भी लोड लगे, अगर मैं थोड़ा सा इस पे बात करता हूं, तो अगर मैं थोड़ा सा इस पे बात करता हूं तो उसमें देखिए क्या होगा। मान लीजिए ये मेरे पास में एक बीम और कॉलम का कॉम्बिनेशन है, मैंने बीम और कॉलम का एक कॉम्बिनेशन ले लिया फॉर एग्जांपल, और मैं क्या बोलता हूं, मैं ये बोलता हूं कि भाई इस पे कोई सा भी लोड लगे, किधर से भी लोड लगे, कोई सा भी लोड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, मोमेंट, इंक्लाइंड, लेटरल, किसी भी डायरेक्शन में लोड लग सकता है, तो उस लोडिंग की वजह से मेंबर अपनी जगह स्टेबल रहना चाहिए। अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एनी लोड, एनी काइंड ऑफ द लोड, the structure must be stable on its position. If it is, then we can say it is perfect in combination. अगर किसी भी लोड में स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल है तो उसको मैं बोलूंगा कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन में है। अब स्टेबल के लिए मैं अगर बात करूं तो क्या बोलूंगा, मान लो मैंने हॉरिजॉन्टल लोड लगाया फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल लोड लगाता हूं, ये एक लोड नहीं है, कुछ इधर से भी लग सकता है, कुछ इधर से भी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर अंडर द एप्लीकेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लोड इन एनी डायरेक्शन, इन एनी एक्स डायरेक्शन, एनी एक्स डायरेक्शन मींस दिस इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, दिस इज इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स आप जानते हैं, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये प्लस है और ये माइनस है, तो इधर जाऊंगा तो प्लस होगा, इधर जाऊंगा तो माइनस होगा, ऊपर जाऊंगा तो प्लस होगा, नीचे आऊंगा तो माइनस होगा। तो कहीं से भी आप अगर प्लस की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव एक्स होगा, और अगर माइनस एक्स में जा रहे हैं तो नेगेटिव एक्स होगा। अगर आप कहीं पे भी ऊपर की साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव वाई होगा, और डाउनवर्ड में जा रहे हैं तो नेगेटिव वाई होगा। तो अंडर द एप्लीकेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लोड, ऑब्वियस सी बात है एक्स डायरेक्शन में होगा। इस हॉरिजॉन्टल लोड की वजह से स्ट्रक्चर जो है वो अपनी जगह स्टेबल रहना चाहिए। स्टेबल मींस अंडर द एप्लीकेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लोड इट विल नॉट डिस्प्लेस इन एक्स डायरेक्शन, यानी कि फाइनली हॉरिजॉन्टल लोड की वजह से इस पे डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए इन एक्स डायरेक्शन। तो अब मैं ये बोलता हूं कि इस हॉरिजॉन्टल लोड की वजह से मेरे पास में डेल्टा एक्स मस्ट बी 0, डेल्टा एक्स मस्ट बी 0। तो डेल्टा एक्स मस्ट बी 0 को आप लोग बोलते हो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, ये मैथमेटिक्स में लिखा हुआ है, इसी को आप इंग्लिश में बोलते हो सम ऑफ ऑल एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज 0। ये मैथमेटिक्स में लिखा है, उसको आपने इंग्लिश में बोल दिया
algebraic sum of all horizontal force in x direction must be 0. What is the mean of this? The meaning is the displacement in x direction is 0 due to any horizontal force acting in x direction. तो x डायरेक्शन में जो भी लोड लग रहा है उसकी वजह से स्ट्रक्चर में स्टेबल होना चाहिए, मतलब उसमें जो है वो डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए. द सेम थिंग इन द y डायरेक्शन. व्हेन द लोड इज एक्टिंग इन द y डायरेक्शन, इट मींस आई कैन से द डेल्टा y मस्ट बी 0. और इसको आप लोग लिखते हो समेशन Fy इज इक्वल टू 0. इसको आप क्या लिखते हो? समेशन Fy इज इक्वल टू 0. So summation fx and summation fy, what is that? That is algebraic sum of force either in x or either in y direction must be 0. इसका मीनिंग क्या है कि डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में भी नहीं होना चाहिए और y डायरेक्शन में भी नहीं होना चाहिए. तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि जो मेंबर जहां है वहीं का वहीं है, ना तो x में जा रहा है ना y में जा रहा है. तो ये चीज तो हमने x और y डायरेक्शन में कवर कर ली. अब आते हैं दूसरी चीज पे. वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा तो मैं इसको यहां लिख देता हूं डेल्टा x इज इक्वल टू 0. अब मैंने जब वर्टिकल लोड लगाया एंड वर्टिकल लोड की वजह से मैं जानता हूं कि मेंबर जो होता है वो बेंट होता है. मेंबर क्या होता है? बेंट होता है. तो जब मेंबर बेंट होता है तो उस केस में क्या होगा? मैं इस बीम को ले रहा हूं. इस बीम पे जब ये लोड लगेगा तो इस लोडिंग की वजह से ये मेंबर क्या होगा? कुछ ऐसे बेंट होगा. इस लोडिंग की वजह से क्या होगा? मेंबर कुछ ऐसे बेंट होगा लाइक दिस. सो दिस इज द थीटा. सॉरी, अभी थीटा के बात नहीं. तो ये मेंबर क्या होगा? ऐसे बेंट होगा, या इसको मैं बोलूं ऐसे डिफ्लेक्ट होगा. तो आप अपने रूम में देखो कि जो बीम है वो जनरली डिफ्लेक्ट और बेंट होती है. तो बीम पे लोड किससे आ रहा है? स्लैब से लोड आ रहा है. क्या स्लैब के लोड की वजह से आपको बीम के अंदर कहीं पे भी डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है? देखो रूम के अंदर जनरल नहीं दिखाई दे रहा है. पहली चीज तो ये. दूसरी चीज, जहां पे कनेक्शन है क्या वहां पे बीम इस 90 डिग्री के अलावा कुछ ऐसी दिख रही है क्या रोटेट हुई? नहीं दिख रही. इट मींस इसका मतलब क्या रहा? इसका मतलब ये रहा कि भाई यहां पे जहां पे ज्वाइंट हो रहा है वहां पे थीटा जेड मस्ट बी 0. यहां पे क्या होना चाहिए? थीटा जेड मस्ट बी 0. रोटेशन मस्ट बी 0. अगर रोटेशन नहीं होगा तो मैं मान के चलूंगा कि वो बीम परफेक्टली हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, मतलब जिस पोजीशन में उसको लगाया गया उसी पोजीशन के अंदर है. इट मींस कि मुझे यह भी ध्यान देना है कि अंडर द एप्लीकेशन ऑफ दिस लोड, अब मैं इसको ट्रांसवर्स लोड बोल रहा हूं, इस लोड की वजह से बीम जो है वो बिल्कुल भी रोटेट नहीं होना चाहिए. इसको आप लोग लिखते हो समेशन mz इक्वल टू 0. इसको आप लोग क्या लिखते हो? समेशन mz इक्वल टू 0. तो समेशन mz इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? रोटेशन जो है वो तुम्हारा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. और इन दोनों का मतलब डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन मस्ट बी 0. अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, then I can say the structure is stable. और उसको हम लोग बोलेंगे इट इज इन परफेक्ट कॉम्बिनेशन. तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया? कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया इट एंश्योर इक्विलिब्रियम कंडीशन. अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि भाई ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन में है. सबको क्लियर? तो ये है डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर.
ये डेफिनेशन है स्ट्रक्चर का। इसमें कहीं पे भी स्टील और कहीं पे भी आरसीसी नहीं है, एक स्ट्रक्चर क्या होता है उसका डेफिनेशन है। तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर्स विच इज डिजाइन फॉर स्पेसिफिक पर्पज। स्पेसिफिक पर्पज मीन्स द डेड एंड लाइव लोड आर टेकन करस्पॉन्डिंग टू IS 875 पार्ट 1 and 2, and when you know the load, dead and live load, then you can design the member. The member can be beam, column, slab, etc. And here we are design the member with the steel material. Then steel material. Now for the design, what we do, we select a member, we select a suitable member या suitable section. कैसे होगा विल सी लेटर। तो हमने क्या करा, मेंबर को सिलेक्ट कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू कंबाइन देम टू मेक द स्ट्रक्चर विच ट्रांसफर द रिक्वायर्ड लोड। तो कॉम्बिनेशन कर रहे हैं जब हम उनको कनेक्ट कर रहे हैं जब हम उनको, तो हम ये ध्यान रखते हैं कि भी परफेक्ट कॉम्बिनेशन बने, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बने कि स्ट्रक्चर अंडर द एप्लीकेशन ऑफ द लोड स्टेबल रहे। स्टेबल मीन्स इट इंश्योर द इक्विलिब्रियम कंडीशन। So when it is satisfied the equilibrium condition, then we can say the structure is stable. What are the equilibrium condition? And we have seen this one. What are the equilibrium condition? These are the equilibrium condition, and this is the meaning of this. This is the meaning of this. Now tell me, structure के definition में कोई doubt है किसी को? Anyone? Quick. कोई doubt किसी को? यहां पे पूछा गया डेड और लाइव लोड क्या होता है। डेड लोड खुद का लोड, किसी भी मेंबर का खुद का जो वेट होगा वो डेड लोड में काउंट होगा। लाइव लोड जिसके लिए उसको डिजाइन किया गया है, मतलब जैसे मान लीजिए मेरा जो लोड है वो लाइव लोड में आएगा, मेरा जो लोड है लाइव लोड में आएगा। अभी मैं क्लास ले रहा हूं तो मेरा लोड इस स्लैब पे लग रहा है, मेरे बाद में मेरा जो कलीग आएगा, मेरा जो फ्रेंड होगा, उसका वेट अलग होगा, तो वो अलग लाइव लोड होगा। तो डेड लोड मेंबर का खुद का वेट होगा, जबकि लाइव लोड जो है वो जिसके लिए उसको डिजाइन किया गया वो लोड होगा। तो दोनों को अगर मैं डिफाइन करूं तो डेड लोड की इंटेंसिटी और पोजीशन दोनों फिक्स होती हैं, जबकि लाइव लोड की नहीं होती। ठीक है, अभी मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरा लोड यहाँ लग रहा है, अगर मैं मूव करके यहाँ आ जाता हूं तो मेरा पोजीशन अब यहाँ पे है। तो इंटेंसिटी ना तो मेरी फिक्स है, मेरा मतलब मेरे बाद में मेरा कलीग आएगा उसका वेट अलग होगा डेफिनेटली, तो उस इंटेंसिटी का लोड लग रहा है। अभी मैं स्टैंड कर रहा हूं तो मेरी इंटेंसिटी का लोड लग रहा है। ओके, चलिए तो हेडिंग लगाइए डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर को अंडरलाइन करके लिखिए, स्ट्रक्चर को अंडरलाइन करके लिखिए क्विक। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर्स, थोड़ा स्पीड रखिए लिखने का ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा पॉइंट आपको सिखा सकूं। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर्स, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर्स विच इज डिजाइन फॉर स्पेसिफिक पर्पज। डेफिनेशन सामने लिखा है तुम्हारे। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर्स which is designed for specific purpose, which is designed for specific purpose। स्पेसिफिक पर्पस को अंडरलाइन करके ब्रैकेट में लिखिए, डेड लोड एंड लाइव लोड आर टेकन करस्पॉन्डिंग टू IS 875 पार्ट 1 and 2, जो बोर्ड पे लिखा है। फटाफट नोट करिए इसको। डेड एंड लाइव लोड आर टेकन करस्पॉन्डिंग टू IS 875 पार्ट 1 and 2। देन जो है आप लोग जो है डिजाइन को अंडरलाइन करके, डिजाइन को अंडरलाइन करके ये लिख लो जो यहाँ पे लिखा गया है। डिजाइन को अंडरलाइन करके ये लिख लो साइड के अंदर, सॉरी, डिजाइन को अंडरलाइन करके ये लिख लो। आरसीसी में डिजाइन का मतलब क्या है, स्टील में डिजाइन का मतलब क्या है। तो जब आप आरसीसी में मेंबर को डिजाइन करते हैं तो दिमाग में ये दो चीजें क्विक क्लिक करना चाहिए। जब आप स्टील स्ट्रक्चर में डिजाइन करेंगे तो दिमाग में ये आना चाहिए। लिखिए फटाफट।
So that is the mean of the design. ओके, कॉम्बिनेशन को इंश्योर, कॉम्बिनेशन को अंडरलाइन करके कॉम्बिनेशन एक पॉइंट बना लीजिए, डेफिनेशन के बाद पॉइंट बना लीजिए कॉम्बिनेशन, और फिर डेश करके लिखिए जहां पे स्ट्रक्चर का डेफिनेशन लिखा है उसके नीचे नेक्स्ट लाइन के अंदर कॉम्बिनेशन डेश करके लिखिए इट एंश्योर इक्विलिब्रियम कंडीशन, it ensure equilibrium condition, it ensure equilibrium condition, it ensure equilibrium condition। और इक्विलिब्रियम कंडीशन को ऐसे अंडरलाइन करके और इस तरीके से लिख लीजिए समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड समेशन एम जेड इक्वल टू 0। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 एंड रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू 0। All three you know that what is the summation fx? Algebraic sum of all horizontal force in x direction is equal to 0. What does it mean? The displacement must be 0 in x direction due to any load acting in horizontal direction. So this is the one. उसको करके लिख लो। चलिए, अब यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रक्चर का डेफिनेशन जो है वो देख लिया, स्ट्रक्चर का डेफिनेशन हो गया। अब हम जो यहाँ पे मेंबर बना रहे हो किससे बना रहे हैं? स्टील से बना रहे हैं, स्टील से बना रहे हैं। तो स्टील को जान लेते हैं, स्टील क्या होता है, किस में ज्यादा लोड लेता है और लोड किस तरीके से ले रहा है फेल होने तक, यानी कि कैसे रजिस्ट कर रहा है, वो सारा देख लेते हैं। तो वो क्लियर हो जाएगा तो फिर मैं आगे चीजों को अच्छे से समझ पाऊंगा। तो नाउ हेडिंग लगाइए स्टील, नाउ हेडिंग लगाइए स्टील, स्टील। तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है बट आपको फिर भी ध्यान रखना है। स्टील क्या होता है? स्टील एक अलॉय होता है, प्योर आयरन एंड कार्बन प्लस ऑल अदर एलिमेंट। ये अलॉय होता है, तो इसमें लिखिए स्टील के अंदर इट इज अलॉय ऑफ, इसमें लिखिए इट इज अलॉय ऑफ प्योर आयरन, इट इज अलॉय ऑफ प्योर आयरन एंड कार्बन, इट इज अलॉय ऑफ प्योर आयरन एंड कार्बन प्लस ऑल अदर एलिमेंट, plus all other element. It is alloy of pure iron and carbon plus all other element, plus all other element. स्टील में जो मेन एलिमेंट होता है जो उसकी स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड कार्बन, दैट इज कॉल्ड कार्बन। तो कार्बन को अगर हम कम और ज्यादा करें, उसका जो वेटेज है अगर कम या ज्यादा करें तो स्टील की स्ट्रेंथ पे काफी फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूं इसके अंदर तो ये हो जाएगा प्योर आयरन प्लस कार्बन और प्लस ऑल अदर एलिमेंट का अलॉय होता है। ठीक है, तो अगर मैं लो कार्बन करता हूं, लो कार्बन कंटेंट, अगर मैं लो कार्बन देखता हूं, लो कार्बन स्टील, इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है 0.12% से लेके 0.25% तक कार्बन कंटेंट रहता है। इसमें 0.12% से लेके 0.25 तक कार्बन कंटेंट रहता है। और इसका जो एग्जांपल हो जाएगा, इसका जो एग्जांपल होगा वो हो जाएगा दैट इज माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील। और माइल्ड स्टील के लिए कार्बन कंटेंट जो होता है वो होता है 0.23%, 0.23%।
माइल्ड स्टील के लिए जो कार्बन कंटेंट होगा वो कितना रहता है 0.23%। मीडियम कार्बन स्टील की अगर मैं बात करता हूं, मीडियम कार्बन स्टील की अगर मैं बात करता हूं तो मीडियम कार्बन स्टील हो जाएगा दैट इज 0.25% से लेके 0.65% तक, 0.60% तक। और हाई कार्बन की अगर मैं बात करता हूं, हाई कार्बन स्टील की, तो हाई कार्बन स्टील में 0.60% से लेके 1.10% तक होता है। HYSD इसका एग्जाम्पल है, HYSD स्टील इसका एग्जाम्पल है। HYSD स्टील इसका एग्जाम्पल है। सो ये कार्बन कंटेंट के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे एक नोट करके पॉइंट भी लिख सकते हैं हम लोग, नोट करके आयरन कार्बन अलोई, आयरन कार्बन अलोई iron carbon alloy containing up to 2% कार्बन। अगर 2% तक अगर हम कार्बन ले रहे हैं तब उसको हम बोलेंगे कार्बन स्टील, तब उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बन स्टील। तब हम उसको बोलेंगे दैट इज कॉल्ड कार्बन स्टील, ठीक है। लेकिन अगर आयरन कार्बन अलोई मोर देन 2% कार्बन, मोर देन 2% कार्बन, तब इसको हम बोले जाएंगे, वो बोलेंगे कास्ट स्टील। तब इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड कास्ट स्टील, कास्ट स्टील। ये हो जाएगा तुम्हारे पास दैट इज कास्ट स्टील, दिस वन। नोट करो इसको, फटाफट नोट करिए। ये जनरली पूछ लिया जाता है, इसमें आपको ध्यान जो रखना है वो क्या ध्यान रखना है, दैट इज कि अगर 2% तक है अप टू तो इसको कार्बन स्टील बोलेंगे, और अगर मोर देन 2% तक है तो फिर कास्ट स्टील बोला जाएगा, तो फिर इसको कास्ट स्टील बोला जाएगा। चलिए, तो लिख लिया होगा सबने। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, अब हम जो है वो इसके अंदर कार्बन का इफेक्ट देख लेते हैं। अगर मैं कार्बन को कम करता हूं तब क्या इफेक्ट होगा, और अगर मैं कार्बन को बढ़ाता हूं तब क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो मैं इफेक्ट ऑफ कार्बन कंटेंट, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, इफेक्ट ऑफ कार्बन कंटेंट, इफेक्ट ऑफ कार्बन कंटेंट, इफेक्ट ऑफ कार्बन कंटेंट। तो इफेक्ट ऑफ कार्बन कंटेंट में क्या होगा, अगर उसको हम देखें थोड़ा सा, तो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, अगर मैं कार्बन कंटेंट बढ़ाता हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, तो इसका जो स्ट्रेंथ है, इसका जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ कौन सा, दैट इज कॉल्ड Fy एंड Fu, यील्ड स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ, दोनों बढ़ती हैं, दोनों बढ़ती हैं। और इसके साथ साथ हार्डनेस जो है वो भी क्या होती है, बढ़ती हैं। अगर मैं कार्बन कंटेंट इंक्रीज करता हूं तो स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस दोनों क्या होगी, इंक्रीज होगी, दोनों क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब इंक्रीज होने से क्या होगा, इसके होने से क्या होगा, इसके होने से स्टील बिकम ब्रिटल, स्टील बिकम ब्रिटल, स्टील बिकम ब्रिटल, स्टील जो है वो ब्रिटल बन जाएगा। तो स्टील ब्रिटल बन जाए कोई टेंशन नहीं है, स्टील ब्रिटल बन जाए कोई टेंशन नहीं है, कारण क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। तो जो मेंबर पहले तुम्हारा 250 तक ही लोड ले पा रहा था, अब वो मेंबर काफी ज्यादा लोड ले रहा है। तो कहीं ना कहीं कार्बन कंटेंट बढ़ाने से मेंबर की लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ी है, लेकिन
नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि वो ब्रिटल फेलियर देगा। ब्रिटल फेलियर मींस फेल होने से पहले आपको कोई भी वार्निंग नहीं देगा, सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन नहीं देगा, क्विक फेलियर देगा, और इस फेलियर को हम बोलते हैं ब्रिटल फेलियर। तो मुझे बेनिफिट क्या हुए? उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई। ड्रॉबैक क्या हुआ? ड्रॉबैक ये हुआ कि वो आपको क्विक फेलियर देगा, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में ये तो हमने बात करी Fi और Fu को लेके कि स्टील ब्रिटल बन गया, और उसका एक्सप्लेनेशन इसको लेके दिया। अब मैं यहाँ पे अगर सोचूं थोड़ा सा, तो मैंने क्या कहा कि भाई स्टील ब्रिटल बन गया, चलो ठीक है। अब इसका कनेक्शन पे इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ऑन कनेक्शन, अगर मैं बात करता हूं इफेक्ट ऑन कनेक्शन, तो इफेक्ट ऑन कनेक्शन, तो कनेक्शन भाई मेरे पास में तीन तरीके के होते हैं, रिवेटेड कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन। तो रिवेटेड और बोल्टेड में हम लोग जानते हैं कि भाई अगर मान लो कोई भी दो प्लेट को मुझे कनेक्ट करना है, देन व्हाट विल आई डू, मैं उसके अंदर एक होल बनाऊंगा ड्रिलिंग मशीन से, होल किया। अब जब मैं होल कर रहा हूं, भाई मुझे फोकस किस पे करना? मेटेरियल के ऊपर करना है कि वो कैसा बिहेव कर रहा है। तो जब मैं होल कर रहा हूं, तो चाहे लो कार्बन का स्टील हो चाहे हाई कार्बन का स्टील हो, ड्रिलिंग मशीन उसमें होल करेगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कार्बन कंटेंट का क्या इफेक्ट है। फिर मैं उस होल के अंदर या तो रिवेट लगाऊंगा या बोल्ट लगा के टाइट कर दूंगा, नट को टाइट कर दूंगा। ये मेरा बोल्टेड कनेक्शन हो गया। तो कनेक्शन में बोल्टेड और रिवेटेड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वेल्डेड पे फर्क पड़ेगा। वेल्डेड पे फर्क पड़ेगा। कैसे? तो जब मैं दो मेंबर को कनेक्ट करता हूं, तो मैं क्या करता हूं, आपने फर्स्ट सेम के अंदर कॉलेज में वर्कशॉप के अंदर वेल्डिंग की होगी, तो जब वेल्डिंग करते हो तो आपने देखा होगा आपको एक ब्लैक सील्ड पहना देते हैं, और फिर आप वेल्डिंग रोड को ले जाके जहां पे उसको वेल्ड करना होता है वहां पे वेल्डिंग रोड को लगाते हो और बहुत टेम्परेचर इंड्यूस करते हो। टेम्परेचर इंड्यूस करने का मतलब कि जिस जगह वेल्ड कर रहे हो वहां पे जो मेटल है, जो प्लेट है, वो प्लेट वहां पे क्या हो जाए? मेल्ट हो जाए। मेल्ट हो जाए यानी कि अगर मान लीजिए आपको ये कोई भी दो प्लेट को कनेक्ट करना है, ये कोई भी दो प्लेट को क्या करना है? कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करना है तो दोस्तों इसमें क्या होगा? यहां पे आप क्या करोगे? बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंड्यूस करते हो, इंड्यूस करके इस वाले पोर्शन को क्या करते हो? मेल्ट करते हो। मेल्ट करते हो। तो मैं ये जानता हूं कि भाई जो मटेरियल ज्यादा हार्ड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो मुझे बहुत ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी उसको मेल्ट करने के लिए, क्योंकि जब तक ये मेल्ट नहीं होगा वहां पे आप वेल्ड कर ही नहीं सकते। मेल्ट होगा तभी वेल्ड होगा, ठीक है? तो अगर ये हार्डनेस बढ़ रहा है, इसका मतलब उसको मेल्ट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है? वेल्डिंग रोड भी लाते हैं और ये वेल्डिंग रोड हो जाएगा, दिस इज द वेल्डिंग रोड। और ये भी यहाँ पे क्या होती है? ये भी मेल्ट होती है, ये भी मेल्ट होती है, दोनों मेल्ट होके सिंगल एक पेस्ट बनाते हैं, और उसी पेस्ट को हम लोग बोलते हैं वेल्ड। उसी पेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? वेल्ड बोलते हैं, ठीक है? इट मीन्स कि अगर मैंने कार्बन कंटेंट बढ़ाया तो स्ट्रेंथ बढ़ी, स्ट्रेंथ को हम लोगों ने ब्रिटल से कनेक्ट कर दिया। Fu और Fi बढ़ेगा लेकिन फेलियर में वो क्या होगा? ब्रिटल फेलियर देगा। हार्डनेस बढ़ने से क्या होगा? मेरे पास में वेल्ड के ऊपर इसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट आने लग जाएगा। तो इफेक्ट ऑन कनेक्शन अगर मैं देखता हूं, अगर मैं इफेक्ट ऑन कनेक्शन अगर मैं देखता हूं तो इसमें क्या होगा? इसमें हो जाएगा मेरे पास दैट इज इफेक्ट ऑन कनेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो इफेक्ट ऑन कनेक्शन क्या होगा? इफेक्ट ऑन कनेक्शन ये आ जाएगा इस पे, तो ये हो जाएगा एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट ऑन वेल्डेबिलिटी। एडवर्स इफेक्ट ऑन वेल्डेबिलिटी। एडवर्स इफेक्ट आप समझ गए क्या है? कि आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो फिर क्वेश्चन ये आता है दिमाग में किस तरह, ये तो बातें चलो समझ में आ गई कि जिसकी हार्डनेस ज्यादा होगी उसको मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा तो ज्यादा हीट की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन सर एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि मुझे कैसे पता चले
कि भाई ये पर्टिकुलर कार्बन कंटेंट से अगर मैं कम देता हूं तब तो मुझे ज्यादा हीट नहीं देनी है, नॉर्मल वेल्डिंग से मैं कर सकता हूं। और इस पर्टिकुलर कार्बन कंटेंट से मैंने अगर ज्यादा कार्बन कंटेंट मिला दिया तो मुझे वहां पे जो है अलग से हीट देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी, यानी कि ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, बिकॉज कम और ज्यादा तो रिलेटिव पैरामीटर है। तो व्हाट इज दैट लिमिट कि इससे अगर कम है तब तो कोई टेंशन नहीं है, और इससे अगर ज्यादा है तब टेंशन वाली चीज है। तो उसको बोला गया है, इसको बोला गया है, इसको डिफाइन किया गया कैसे, वो दिया गया कुछ ऐसे, कार्बन इक्विवेलेंट के करस्पॉन्डिंग। क्या दे रखा है इसको, दैट इज कार्बन इक्विवेलेंट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं CEQ के द्वारा। इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं CEQ के द्वारा, दिस वन। व्हाट इज द CEQ? CEQ जो दिया है वो होता है कार्बन इक्विवेलेंट, और ये कोई ओनली कार्बन कंटेंट नहीं है, ये बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट का मिक्सर है। कार्बन मेजोरिटी में, बट बाकी और भी हैं जो एलिमेंट उसमें ऐड करते हैं, उन सबका कंबाइंड इफेक्ट जो है उसको हम कार्बन इक्विवेलेंट वर्ड से डिफाइन कर रहे हैं। तो CEQ अगर लेस देन 0.42 है, अगर लेस देन 0.42 है, 0.42%, देन नो प्री हीट रिक्वायर्ड, नो प्री हीट रिक्वायर्ड, नो प्री हीट रिक्वायर्ड। तब आपको प्री हीट की आवश्यकता नहीं होगी, नॉर्मल वेल्डिंग से आप वेल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर कार्बन इक्विवेलेंट का वैल्यू ज्यादा है 0.42% से या बराबर है, तब आपको क्या होगी, प्री हीट की आवश्यकता होगी, प्री हीट रिक्वायर्ड। प्री हीट रिक्वायर्ड। सो दिस इज द वन। ये सारा पोर्शन हम लोग ESC का देख रहे हैं दोस्तों। चलिए, तो हेडिंग लगाइए इफेक्ट ऑफ कार्बन कंटेंट, और ये सारा लिखिए, फटाफट नोट करिए, क्विक। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ कार्बन कंटेंट। पहला हो रहा है जिसमें कार्बन कंटेंट हम इंक्रीज कर रहे हैं। अगर कोई डाउट है किसी को तो वो भी लिख दे ताकि इसका आंसर दिया जा सके। कार्बन इक्विवेलेंट का मतलब है कार्बन प्लस ऑल अदर एलिमेंट। उसका एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन से जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट अगर 0.42% से अगर कम आ रहा है तो उसको हम लोग जो है वो प्री हीट की आवश्यकता नहीं होगी उसमें। अगर उस इक्वेशन से वैल्यू जो है 0.42% से ज्यादा या बराबर आ जाता है तो हमें प्री हीट की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये इसका मतलब है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कार्बन प्लस ऑल अदर एलिमेंट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कार्बन इक्विवेलेंट। ऑल अदर एलिमेंट का मतलब क्या क्या,
ऑल अदर एलिमेंट का मतलब है कार्बन है, मैग्नीज है, क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है, वेनेडियम है, निकेल है, फास्फोरस है, ये भी जो है कहीं ना कहीं कार्बन की स्ट्रेंथ को सॉरी स्टील की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। तो इन सब का जो इफेक्ट होता है उसको एक इक्वेशन में दिया गया है, राइट। सो दिस इज द वन। ओके दोस्त, सो ये कार्बन कंटेंट में हमने इफेक्ट में क्या देखा, कार्बन कंटेंट बढ़ाया हमने, तो हमारे पास में स्टील क्या बन गई, ब्रिटल बन गई, हार्डनेस बढ़ गई। अगर मैं स्टील को कम कर दूं, अगर मैं स्टील को कम कर दूं तब क्या होगा, तब क्या होगा। तो अगर मैं इफेक्ट ऑफ कार्बन कंटेंट में देखता हूं तो मैंने इसको दे दिया फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा मैं इसमें क्या कर देता हूं, दूसरा मैं इसके अंदर कर देता हूं दैट इज कार्बन कंटेंट अगर मैं कम करता हूं, कम करूंगा तो मेरे पास में क्या होगी, स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ का मतलब Fy एंड Fu क्या होगा, दैट विल बी डिक्रीज, उसका रिवर्स होगा भाई, बढ़ा रहा हूं तो बढ़ रहे हैं, कम कर रहा हूं तो कम होगा। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, स्टील जो है वो स्टील बिकम सॉफ्ट और मोर डक्टाइल, स्टील बिकम सॉफ्ट और मोर डक्टाइल, यानी कि अच्छा स्टील बिकम सॉफ्ट और मोर डक्टाइल। मोर डक्टाइल का मतलब बहुत कम लोड पे ज्यादा एलोंगेशन देगी, बहुत कम लोड पे क्या देगी, बहुत ज्यादा एलोंगेशन देगी। तो अगर बहुत ज्यादा एलोंगेशन दे रही है तो इसका मतलब मैं उसको एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर तो यूज नहीं कर सकता। आप जब ट्रस डिजाइन करते हैं रेलवे लाइन के लिए, रेलवे के लिए, तो आपको पता है देर वहां पे बहुत ज्यादा ह्यूज लोड होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में लोड होता है, हैवी लोड होता है। तो वहां पे ऐसा मटेरियल नहीं लगा जा सकता जो बहुत कम लोड पे ज्यादा एलोंगेशन दे। वहां पे ऐसा मटेरियल लगना होता है जो वहां पे बहुत हैवी लोड पे बहुत कम एलोंगेशन दे। आर यू गेटिंग मी, इट मीन्स कि अगर ऐसा हो रहा है, मोर डक्टाइल बन रही है, इट मीन्स इट कैन नॉट यूज, इट कैन नॉट यूज एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर, उसको हम लोग स्ट्रक्चरल मेंबर की तरह यूज नहीं कर सकते, इसको हम लोग एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर की तरह यूज नहीं कर सकते। दिस इज द वन। नोट करो फटाफट। एक बार इनको पढ़ लो सारा शुरू से। चलिए लिख लिया होगा सबने। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टील। ओके, चलिए तो स्टील क्या है वो हमने देखा है। अब हमारा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा कि अगर मैं किसी भी मटेरियल पे लोड अप्लाई कर रहा हूं तो वो मटेरियल लोड को किस तरीके से रजिस्ट कर रहा है, दैट एग्जैक्टली आई वांट टू नो। वो मुझे देखना है कि वो लोड को किस तरीके से रजिस्ट करता है। यानी कि अच्छा लोड कौन सा लगा रहे हैं, लोड हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाई कर रहे हैं टेंसाइल लोड, फ्लेक्सर लोड, दो तरीके के लोड है, यानी कि बेंडिंग जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो जब मैं टेंसाइल लोड लगा रहा हूं तब मटेरियल जो है यानी कि स्टील जो है किस तरीके से उसको रजिस्ट करता है। जब मैं कंप्रेशन लोड लगा रहा हूं तब कैसे रजिस्ट करता है, एंड जब मैं बेंडिंग यानी कि ट्रांसवर्स लोड लगा रहा हूं तब वो कैसे रजिस्ट करता है, वो हमें देखना होगा। सो ये तीनों चीजें हम लोग देखेंगे मेंबर पे, जब मैं लोड अप्लाई कर रहा हूं तो किस तरीके से उसको रजिस्ट कर रहा है। और ये रजिस्टिंग जो बिहेवियर होता है अंडर एप्लीकेशन ऑफ द लोड, वो हम लोग जनरली जो हम बात करते हैं, जो डिस्कस करते हैं, दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के द्वारा। सो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व।
स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। चलो, तो जहां तक मैं समझता हूँ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व सबको पता है कैसे बनाते हैं, आई मीन क्या होता है। सो दैट इज द वन, और ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। सो मैं आपने इसको डिटेल में जाना है, मैं ओनली इसको रिवाइज कर रहा हूं यहाँ पे। दिस वन अगेन इट्स गोइंग टू बी, ये परफेक्टली स्टेट होता नहीं है बट हम इसको मानते हैं। उसके बाद में ये हो जाएगा कुछ ऐसे, ये हो जाएगा कुछ ऐसे, एंड देन इट्स गोइंग टू बी फेल। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द बी, दिस इज द ए, दिस इज द ओ, ए बी सी डैश सी डी, that is the E and this is the F. ओके, E पॉइंट को हम लोग FU अल्टीमेट स्ट्रेन से रिप्रेजेंट करते हैं, और C ये जो है ये तुम्हारे पास हो जाएगा दैट इज द FY, दिस इज द FY, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास में दैट इज द स्ट्रेस, स्ट्रेस, एंड ये हो जाएगा स्ट्रेन, दैट इज द स्ट्रेन। इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं क्या क्या मीन इसका जो है वो मीनिंग है। तो यहाँ पे जो स्टील में आपको जानने वाली चीज है वो क्या होगी वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ तक इलास्टिक रेंज होती है, यहाँ पे प्लास्टिक यील्डिंग जोन होता है दैट इज द स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, और इसको मैं नेक डिफॉर्मेशन जोन बोल सकता हूँ, राइट। सो इसमें क्या क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा तुम्हारे पास दैट इज ये जोन हो जाएगा इलास्टिक रेंज, इलास्टिक रेंज, और ये हो जाएगा प्लास्टिक यील्डिंग, ये हो जाएगा प्लास्टिक यील्डिंग, और ये हो जाएगा दिस इज द वन नेक सॉरी स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास नेक डिफॉर्मेशन जोन। ऑलरेडी आप इस कर्व को जो है वो सोम के अंदर देख चुके हैं, राइट। सो दिस इज द वन। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, इलास्टिक का मतलब अगर मैं बात करूं नॉर्मली तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि व्हेन यू रिलीज द लोड इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इलास्टिक। अगर आप किसी भी मेंबर पे या मटेरियल पे लोड रिलीज कर देते हैं तो वो वापस अपना ओरिजिनल शेप गेन कर लेता है। अगर वो ओरिजिनल शेप गेन कर लेता है तब उस केस में हम लोग उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिक। और अगर वापस नहीं करता है, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट रह जाता है, परमानेंटली रह गया, अब वो बदलेगा नहीं, तो कुछ ना कुछ अगर डिफेक्ट रह जाता है तो उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक जोन के अंदर क्या होता है कि व्हेन यू रिलीज द लोड इट विल नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, सो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज द प्लास्टिक प्रॉपर्टी। ओके, चलिए, तो मैं अभी इसको यहीं पे होल्ड कर रहा हूं, कल हम लोग इसी ग्राफ से क्लास शुरू करेंगे, एंड तब तक आप लोग जो है एक बार रिवाइज कर लीजिए, और बी ऑन टाइम, क्लास जो है टाइम पे शुरू होगा, 4 o'clock का मतलब 4 o'clock ही है। ओके, थैंक यू।